नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आंजनेय आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे डिबेट। आज हम बात करेंगे, जो हमारी बहस का मुद्दा है, वो है पालापुर हत्याकांड कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के लोगों को इतनी नृशंस तरीके से मारता है और मानवता को शर्मसार करता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो ये कम ही होगा उस व्यक्ति के लिए, अगर शब्द इस तरीके के इस्तेमाल हम करें तो कम होगा। हमारे साथ में हैं समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह देव जी। हमारे साथ हैं रिजवान अहमद जी, जो पूर्व सपा जिला अध्यक्ष रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। हमारे साथ अब्बास जैदी जी हैं, जो पेशे से वकील हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शशांक शेखर शुक्ल जी, जो पत्रकारिता करते हैं और एक शिक्षक भी हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो पालापुर हत्याकांड है, इस पर एक छोटी सी इस घटना की जानकारी मैं देना चाहता हूँ अपने सर, उसके बाद हम लोग इस बहस को शुरू करेंगे सवालों के साथ में। 11 मई 2024 को सीतापुर के पालापुर गांव में एक ही घर के 6 लोगों के कत्ल की वारदात सामने आती है। इसमें बूढ़ी माँ, बेटे, बहू और 3 मासूम बच्चों को मार दिया जाता है। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और छानबीन के बाद कहती है कि 5 लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें छठवें ने पांचों को मारने के बाद खुद को गोली मार ली। बताया गया कि वो मानसिक रूप से बीमार था और नशे की हालत में आपसी झगड़े के चलते उसने ही नरसंहार किया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया की स्थिति और मृतक अनुराग के भाई अजीत के जो बयान था, उसके बेसिस पर ये बात सामने निकल कर के आती है कि उसी ने ये सब किया है, अनुराग ने मतलब ये सब किया है, अजीत ने बताया। तो ऐसा लगने लगा कि मामला ये सुलझ गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें एक चीज ये निकल करके आती है कि जो मृतक अनुराग है, उसके 2 गोलियां लगी रहती हैं। और एक बात ये भी सामने निकल करके आती, क्या उसने पहले खुद के हथौड़ा मारा और उसके बाद उसने गोली एक दाहिनी ओर से एक बाईं ओर से गोली चलाई। मेरी मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? जी थोड़ा तो आ रही है। ये मामला तब और बड़ा हो गया जब जो मृतका प्रियंका, जो कि अनुराग की वाइफ थी, उनका संबंध बाद में निकला कि वो वीर बहादुर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी वो नातिन निकली। उसके बाद जो है पुलिस महकमा इसमें जो है ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी जांच में और तेजी लाई गई। तो मेरा सबसे पहला सवाल दिग्विजय सिंह देव जी आपसे है, इस मामले को लेकर के आप क्या अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हमें जिस दिन ये जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हुई है, तो मन व्यथित था कि इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, कैसे 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली या 6 लोगों की हत्या कर दी गई। एक बेटे के द्वारा इस तरह किया गया, नशे में बताया गया, जो पहली बार जानकारी हम लोगों को मिल रही कि किसी व्यक्ति ने नशे में आकर, नशे में और घर में आपसी कलह कर लोगों की हत्याएं की। लेकिन बार-बार एक बात का संशय मन में उठ रहा था कि हत्या करना अलग बात है, व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा अवसाद में होता है तो अपनी पत्नी के साथ हुआ, फिर अपनी माँ को मारा, फिर बच्चों को मारा, और जो बच्चों को ऊपर से फेंकने की घटना थी, वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। बार-बार ये बात मन में उठ रही थी कि कहीं न कहीं इसमें कुछ संदेह है। रात के 3 बजे अगर कोई व्यक्ति नशा भी करता है तो रात के 3 बजे तक नशे में नहीं रह सकता, क्योंकि नशा थोड़ी देर के लिए होगा, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद, उसके बाद वो नशा का उसमें नहीं रहता, प्रभाव में नहीं रहता। ये बात जो निकल कर आई बाद में, फिर जब धीरे-धीरे खुलासा हुआ, बातें आई, पुलिस ने नए सिरे से जांच की, बात निकल कर आई कि उनके भाई के द्वारा जो है इस तरह का कृत्य किया गया है। अब पुलिस ने उसे अपराधी माना है। जिसने भी, उसके भाई ने जिस तरह का ये घटना अंजाम दी, छोटे-छोटे बच्चों को, 8 साल के, 7 साल के बच्चों को मारा है। ये मुझे किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं लगता। कोई मानसिक रूप से या तो विक्षिप्त है, या अगर सामान्य है तो इस तरह की घटना करना समाज में बड़ा संवेदनशील मुद्दों को
उठाता है, क्या जायदाद के लिए, क्या धन के लिए, क्या जमीन के लिए, क्या पैसों के लिए कोई व्यक्ति इतना गिर सकता है, या मानसिक रूप तक इतना नीचे जा सकता है कि छोटे-छोटे बच्चों की हत्या कर दे, अपनी माँ की हत्या कर दे, अपने भाई की हत्या कर दे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदपूर्ण है और जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, हम तो यही आशा करते हैं कि देश के कानून में सख्त से सख्त जो सज़ा हो सकती है उसे दी जाए। यदि वो अपराधी है, तो अगर उसने ऐसा अपराध किया है तो शायद ही बिरले हमको लगता है पूरे देश के क्राइमों में अगर खंगाले जाएँ तो इस जो है, इस तरह के घिनौने कांड बहुत कम देखने को, सुनने को मिलेंगे। बहुत कम देखा। उसका जो मासूम सा बच्चा जो लास्ट तक ज़िंदा रहा, उसकी वीडियोज़ भी हमने देखी थी। मन मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित था, ये बाद में पता लगा तो बड़ा ज़्यादा विक्षिप्त करने वाला था कि आदमी किस तरह, किस स्तर पर गिर गया है, समाज कहाँ जा रहा है। समाज के अंदर ये लालच, ये जो ज़मीन और पैसे की चाहत है, वो कहाँ तक ले जा रही है और किस तरह से रिश्तों को संसार कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज में इस तरह की घटनाओं का होना कहीं न कहीं हमारी सामाजिक चेतना का नीचे जाना है। इससे कई वर्ष पूर्व भी एक घटना सरैया के पास भी ऐसी सुनने को मिली थी, जिसमें प्रॉपर्टी के चलते ही अपने सगे भाई के 2 भतीजा और भतीजी की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद भतीजी के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ किया गया था, जिससे घटना ये लगे कि भतीजी के साथ बलात्कार हुआ है। उसमें भी उनका सगा चाचा इन्वॉल्व था। और जो एसटीएफ टीम आई थी, उसमें मेरे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया घटना के बारे में। इसमें उनका चाचा पूरी घटना में एसटीएफ के साथ घूमता रहा और जब एसटीएफ ने पूरे गाँव वालों का नंबर माँगा तो पहले उसने लिस्ट में नंबर सबका डाला, उसके बाद एक नंबर काट दिया था जिसको एसटीएफ ने पीछे से स्क्रैच करके नंबर निकाल के जब चेक किया तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आई और फिर एसटीएफ ने उससे बड़ा सख्ती के साथ जब पूछताछ की, उसको टॉर्चर किया तब उसने सच कबूला। इस तरह की घटनाएँ जब भी सुनने को आती हैं तो ये लगता है कि कहीं न कहीं समाज के स्तर पर एक नई बातों का अगर आपने ये मुद्दा उठाया है, तो ये अपराध से ज़्यादा ये मानसिक अवसाद, ये समाज में गिरती हुई चेतना का है। ये उतना ही गंभीर विषय है कि अगर समाज में इस तरह की बुराइयाँ फैलने लगेंगी, इस तरह की घटनाएँ बढ़ने लगेंगी, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा रिश्तों पर विश्वास रखना और ये सब होना। मेरा अपना मानना है कि इस तरह का कांड कहीं न कहीं रिश्तों को तो तोड़ता ही है, हमारे समाज के अंदर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो ये दिखाता है कि अब सामाजिक रूप से लोगों की जो सोच है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव है। कहीं न कहीं लालच के मन में लालच और लोभ मन में लोगों के इस तरह घर कर गया है कि वो अपनी माँ को, अपने भाई को और बहुत छोटे-छोटे मासूम बच्चों को भी मारने से नहीं चूक रहा है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है और मैं तो यही कहूँगा कि दोषी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और कम से कम ये नज़ीर बन सके कि इस तरह की घटना के बाद कोई व्यक्ति क्या होता है। मेरे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना अंजाम होने के बावजूद उसे मिलेगा क्या? अगर ऐसा कुछ इतनी बड़ी घटना है, कहीं न कहीं बात पकड़ जाएगी, खुल जाएगी उसके ये भी लोग नहीं सोचते हैं और झूठ कब तक छुपेगा वो सच सामने आ ही जाएगा आज के दौर में। फिर भी उस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो ये भी मुझे तो बड़ा विस्मित कर रहा है। खैर ये घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, दिग्विजय जी, ये जो पुलिस की जो कार्यशैली रही इस मामले को लेकर के और पुलिस ने जिस तरीके से एक थ्योरी क्रिएट करी कि जो अनुराग मृतक था, उसका भाई अजीत ने जो एक कहानी बना दी, उसी को उन्होंने लोगों के सामने एक तरीके से सच की तरह पेश कर दिया। आपको क्या लगता है कि अगर ये मुख्यमंत्री से
पूर्व मुख्यमंत्री की नातिन से जुड़ा मसला नहीं होता तो क्या इसको उसी तरह से न्याय मिल पाता जैसे कि मिला है? क्या इसमें पुलिस की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब जो प्रथम दृष्टया एक हाँ, तरीके से आप कहें ये विषय कि भी बड़ा किस तरीके से संवेदनशील है। ये जो बात आप उठा रहे हैं बहुत संवेदनशील बात है। अगर पुलिस ने इस हीला हवाली के साथ काम किया, आप सही कह रहे हैं कि इतने बड़े राजनीतिक रसूख से जुड़े होने के बाद इसका खुलासा सही तौर से हो पाया। शायद जो जिसने उसकी पत्नी है, नाम नहीं है मुझे जानकारी है, खैर उसकी जो पत्नी थी, पत्नी की भाई ने पहले भी इस बात को उठाया था और बाद में जब इस तरह के विषय निकल कर आए और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रसूख वाले लोग जुड़े हुए थे, उनके दबाव से जो है पुलिस ने दोबारा छानबीन शुरू की। मेरे ये समझ में नहीं आता, पुलिस कभी कई बार ऐसा लगता है कि घटनाओं पे जांच दिलाने का प्रयास कर रही है। अगर ये हत्या साबित हो जाती या लूट साबित हो जाती तो ये पुलिस की बड़ी नाकामी होती। पुलिस के ऊपर बड़े लांछन लगते और आनन-फानन में उन्होंने ये सारी घटना को पारिवारिक कलह के रूप में जो है घोषित कर दिया कि उस व्यक्ति के द्वारा ही उसकी पत्नी की, माता की, बच्चों की हत्या की गई, जिससे पुलिस की जो है पुलिस का गला छूट जाए। अगर तफ्तीश की होती अच्छे से, अगर हर एंगल से उसको देखा होता और सच जानने का प्रयास किया होता, तो ज़रूर सच ना निकल कर आता। या कोई ऐसा उनको एंगल नहीं मिल रहा था। अगर मिला भी था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे लोग बताते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि रिवॉल्वर उल्टे मतलब उल्टा रखी हुई थी, बट की तरफ से नहीं थी। जो बात बताते हैं लोग, मुझे खैर जानकारी नहीं थोड़ा जो थी हाथ में क्या-क्या था, पकड़ाया गया था लोग लेकिन उसकी जिस चीज़ दिशा की चर्चा उल्टा समाज दिशा में थी। हाँ, जो भी विषय ये बार-बार आ रहे थे, ये बार-बार कहीं न कहीं घटना के जो असलियत है वो दिखाना चाह रहे थे कि ये सीधे-सीधे मर्डर है। अगर सही सोच से अगर उसको अंजाम दिया गया होता तो ये बात पहले खुल जाती। देखिए, अमूमन पुलिस का बिहेवियर ऐसा मिलता है कि जल्दी से मामले को रफा-दफा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई गंभीर घटना बन जाए या कुछ लूट का बात हो जाए या हत्या की बात हो जाए, क्योंकि जब क्षेत्र में इस तरह की घटना निकल कर आएगी तो लूट और हत्या में होगी, तो वो पुलिस के लिए बैड एंट्री होगी और बैड एंट्री से उनको नुकसान होगा। इसलिए वो पारिवारिक मामला बना करके पटाक्षेप करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं कि ये तो उनके बेटे ने इन सबको मार दिया और इस तरह से हुआ। अगर वही हत्या होती, लूट होती, तो उनके लिए सर-दर्द का विषय होता, मुजरिमों को पकड़ना रहता। तो पहली दृष्टया, पहली नज़र में उन्होंने जो जो सामने बातें निकल कर आ रही थी, उनको मान लिया। क्या पुलिस मिली हुई थी, ये भी बात सोचने वाली है। बहुत सारे विषय हैं। पुलिस की हीला-हवाली अक्सर नज़र आती है बड़े-बड़े कांड में, बड़ी-बड़ी घटनाओं में। मैं तो आपको बताऊँगा, हाथरस की घटना में भी अगर पुलिस तेज़ गई होती, उस लड़की की शायद हत्या नहीं होती। जिसके बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस लड़की की हत्या नहीं होती, पुलिस की हीला-हवाली से ही ये कांड बढ़ा था। कहीं न कहीं पुलिस की ये जो लापरवाही है, कभी-कभी घटनाओं के बाद या घटनाओं की शुरुआत में ही घटनाओं को और जघन्य रूप दे देती है। अगर यहाँ यहाँ अगर उन्होंने पहले से ही सही तफ्तीश की होती, जाँच की होती, तो सही बात निकल कर आ गई होती। ये उनकी लापरवाही है। खैर, अब तो सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। पुलिस का एक अपना रवैया है काम करने का, जो रवैया समाज के हित में कम रहता है। खैर, वो उनका विषय है। ये तो बहुत पहले से ये बातें निकल कर आ रही है कि पुलिस हर बात को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती है, किसी तरह का सर-दर्द या पेन लेना नहीं चाहती। तो पुलिस की लापरवाही तो सामान्यतः घटनाओं में रहती है और वही उसी तरह भी इस बड़ी घटना में भी उन्होंने जो है आनन-फानन में जो दोषी था उसको मान लिया और घटना को मान लिया। लेकिन बाद में राजनीतिक रसूख के कारण और सामाजिक दबाव में जो बातें समाज में चल रही थी, उसके बाद में बहुत सारी बातें निकल कर आई। रिपोर्ट आप बता रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात निकल कर आई। तब जाकर पुलिस ने ऐसा सारे नए सिरे से जाँच कर घटना पर मुकदमा लिखने का काम किया। अब ये तो पुलिस की लापरवाही है और इसकी भी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मेरा अगला सवाल रिजवान जी आपसे है
आईजी ने जो लखनऊ रेंज के हैं तरुण गाबा जी, उनका आपने देखा होगा कि अभी एक बाइट उनकी आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से सबूत मिले हैं और जो रिपोर्ट बन करके सामने आई है, उसमें यही निकल करके आया है कि ये जो अजीत ने खुद से किया है। जबकि अजीत लिखित रूप में तो उसने नहीं कहा, लेकिन ये वो कहता रहा कि उसने किसी गैंग को ये काम करने के लिए सुपारी दी है। क्या आपको लगता है कि क्या ये जो कुछ भी हुआ है अकेले अजीत ने किया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नामुमकिन सा लगता है। जिस तरीके से पुलिस के द्वारा ये पहले थ्योरी बताई गई कि अनुराग के द्वारा ही अपनी पत्नी प्रियंका, माँ सावित्री जी और अपने 3 बच्चों की हत्या की गई, फिर खुदकुशी कर ली उसने। उसके बाद में ये पहलू बात सामने निकल कर के आई कि उसके भाई अजीत ने इस घटना को अंजाम दिया है। जैसा कि आपने बताया कि इस घटना में और लोगों के शामिल होने पर भी संदेह है, जबकि अजीत ने जो गुनहगार है, जो दोषी है इस पूरे प्रकरण का, उसने इस बात को कबूल नहीं किया। लेकिन संदेह पूरा बना हुआ है। निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी न किसी और का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना तय है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार ये बहुत मुश्किल काम है। 6-6 लोगों की जघन्य हत्याएँ कर दी जाती हैं, अपने लोगों का खून बहा रहे हैं, जिसमें जो 6 ऐसे होते हैं जो सिर्फ मासूम बच्चे नहीं होते हैं, गैर लोग इसमें शामिल हैं, तो कहीं न कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इस पे पुलिस की जाँच चल रही है। अभी दोषी, एक तो ये घटना पूरी की पूरी जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। तो सबसे ज़्यादा ये चिंताजनक मोड़ तब तो और ले लेता है जब जानकारी हुई कि जो अजीत जिसके ऊपर दोषारोपण है, जो इस पूरे मामले में दोषी है, वो मेरी जानकारी के मुताबिक जो बरी जानकीपुर रामपुर मथुरा विकास खंड का ही एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर शिक्षक है। ये और ज़्यादा चिंताजनक है कि जब पढ़े-लिखे लोग, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर हम एक आम आदमी से, या यूँ कह लिया जाए जो शिक्षित नहीं है, जिनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर इतना नहीं, उनसे किस तरीके की अपेक्षा कर सकते हैं? ये भी एक चिंता का विषय है। अभी आपने बताया कि पेशे से अजीत जो था वो शिक्षक था। तो हमारे साथ में शिक्षक साथी जुड़े हैं शशांक शेखर शुक्ल जी। मेरा सवाल उन्हीं से है, शशांक जी से, कि एक शिक्षक इतना बड़ा काम कर सकता है, इसको लेकर के आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वास्तव में शिक्षक इतना गिर सकता है? जी सर। उसके दिमाग में ये सब चल सर, रहा होगा, इतना पहली चीज़ बड़ा तो ये नरसंहार कैसे कर सकता है कोई? एक शिक्षक तो ये नहीं कर सकता, जो भविष्य बिल्कुल बनाने का काम कर रहा है, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, वो तो नहीं कर सकता। सर, जब पहली बार मैंने इस घटना के बारे में सुना कि पानापुर में इस तरह की एक घटना हुई है, हम सब लोग स्तब्ध थे, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, मुझे तुरंत सूचना हुई। लेकिन जब बीइंग ए टीचर मुझे जानकारी हुई कि जो इस तरह का जो कृत्य करने वाला व्यक्ति है, वो शिक्षक है। तो सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे एक शिक्षक इस तरह का कार्य कर सकता है, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, समाज के और लोगों को मोटिवेट करने की। उसके पास सैकड़ों छात्र होते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि उन छात्रों को सही राह दिखाए। जब इस तरह से एक कृत्य शिक्षक के द्वारा किया गया, तो ये गले उतरने वाली बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि इसके पीछे ये भी सोचने के विषय है कि आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि शिक्षक होने के बावजूद उसको इस तरह के कदम उठाने पड़े। हम लोग तो सामने की घटना देख रहे हैं, घटना बड़ी निंदनीय है। 6 लोगों को मार देना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अपराधी को निश्चित रूप से उसको फांसी की सज़ा से तो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कारण जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति की मानसिक दशा क्या रही होगी, जिसने इस तरह का कृत्य किया है। मुझे लगता है कि इसके लिए उसने महीनों पहले प्लान बनाए होंगे। इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए उसने तमाम तरह की और चालें चली होंगी। जैसा कि सुनने में आया था कि उसने कुछ मेडिसिन्स खरीदी थी, नींद की दवाएँ खरीदी थी और उसको खिचड़ी में मिलाया था। हालाँकि हो सकता है कुछ विवाद की वजह से शायद ऐसा लगा, बताया जाता है कि परिवार के किसी भी सदस्य ने खाना उस दिन नहीं खाया।
इसलिए उसका जो पहला प्लान था कि लोगों को पहले नशीली दवाएँ खिला करके उनको बेहोश कर दो, ये उसमें वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने एसी का तार काट दिया और जब कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी भाभी और बच्चों को मजबूरीवश कमरे से बाहर आना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कितनी शातिराना ढंग से उसने इस प्लान को अंजाम दिया होगा। लेकिन जहाँ तक मूल्य है शिक्षक के बारे में, कि कै क्यों उसने ऐसा किया? मुझे लगता है कि जहाँ तक जो सामाजिक मूल्य हैं, उनका पतन तेज़ी से हुआ है। और इस घटना के पीछे ये भी माना जा रहा है कि उन दोनों भाइयों की जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफ़ी भिन्न थी। अनुराग मृतक जो है, उसकी पत्नी प्रियंका, वो भी एक वर्किंग लेडी थी, दोनों के पास अपनी कारें थी। जो अनुराग है, इनका सरगम अपार्टमेंट में 50 लाख रुपए का लोन हुआ था, इसका अपना खुद का अपार्टमेंट है। लगभग 250 बीघे अनुराग खेती करता था, सालाना उनका जो टर्नओवर है वो लाखों में था। कहीं न कहीं इस बात का मलाल अजीत को था कि मेरे पास ये संपत्ति क्यों नहीं? कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला उसके पीछे यही था कि उसके मन में एक हीन भावना घर कर गई। ऐसा कहा जाता है कि उसी बैंक से केकेसी हुआ था, सॉरी, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया गया था, जिस बैंक से सरगम अपार्टमेंट में वो अपार्टमेंट खरीदा गया और मकान खरीदा गया। अनुराग नियमित तौर पर उसका इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा था, जबकि उस किसान क्रेडिट कार्ड का जो बकाया था वो जमा नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद हो रहा था। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं इस घटना के बाद कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे उस भाई की एक हीन भावना थी। अगर शिक्षक के अंदर इस तरह की हीन भावना आ जाएगी, तो बाकी एक आप सामान्य व्यक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा रहा हो, कैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो रिश्तों को शर्मसार किया गया है, तार-तार किया गया है, एक शिक्षक के द्वारा, ये आने वाले समय में बहुत ही निंदनीय है। अब आप बताइए सर, जैसा कि घटना के पीछे सुना गया कि सबसे पहले उसने क्या किया कि एसी के तार काट दिए। मजबूर होकर के परिवार को बाहर आना पड़ा। आजकल ये हाल ये है सर कि लोग अपनी छत पर सोते हुए डर रहे हैं। बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, उनको रात में नींद नहीं आती कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे आस-पास भी ऐसा कोई हो जिसको हम ना जान रहे हों, पता नहीं किस मानसिक स्थिति से गुज़र रहा हो। जबकि सर अजीत का बैकग्राउंड अगर आप पता करें तो ये यहीं महमूदाबाद स्थित अपने घर में शहजानी वार्ड में रहता रेजानी है। वार्ड में। आस-पा हाँ, शहजानी वार्ड में। आस-पास के लोगों ने बताया कि इसका जो व्यवहार था बिल्कुल सामान्य था। जो गाँव के लोग हैं वो भी बता रहे थे इसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहता है। पत्नी भी कह रही थी कि बिल्कुल व्यवहार इनका सामान्य है। तो एक सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति अंदर से इतना असामान्य था, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? इस घटना के बाद हम अपने आस-पास के सभी लोगों को उसी नज़रिए से देखते हैं कि पता नहीं हमारा इसमें कौन भला चाहने वाला है, कौन हमारा दुश्मन है। तो कुल मिलाकर के जो समाज के ऊपर एक स्थिति है, जो समाज की स्थिति बनी, सोचने की, समझने की, वो कहीं न कहीं इस कांड को लेकर के, कांड के बाद से जो आदमी है वो बहुत परेशान है। उसको लगता है कि हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। इसलिए एज़ अ शिक्षक मुझे नहीं लगता कि अजीत ने कोई इस तरह का कार्य किया है कि वो ज़रा भी सहानुभूति पाने के लायक है। तो चाहूँगा अगर वो दोषी सिद्ध होता है, फिर तो उसका ट्रायल होगा। ट्रायल में देखिए और कौन-सी बातें निकल के आती हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है उसने कैसे तफ्तीश की है, क्या उसने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन बीइंग अ टीचर ये निष्कर्ष निकलता है कि उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है जिसको उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा सवाल अब्बास जी आपसे है, जी। जी। क्योंकि जी, बोलिए। अनुराग का पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी। ऐसा बताया गया है कि संपत्ति के लिए सारा सब विवाद हुआ है। एक जी। इश्यू ये भी था कि लोन लिया गया था, मतलब खेती के नाम पर, ज़मीन के नाम पर जो है लोन लिया गया था और उसको चुकाने की जब बात आई तो बार-बार
अनुराग की ओर से अपने भाई अजीत को मना किया जा रहा था कि हम नहीं जमा करेंगे, और इस चीज को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ करता था। तो जी बात सामने निकल करके ये आई कि ये जो जो कुछ भी इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ है, और जी जो मासूमों की हत्या की गई, इस मामले को लेकर के, जी तो ये जमीन का विवाद था। अब चूंकि अनुराग का परिवार तो है नहीं, तो ये जो संपत्ति है, वास्तव में इसका हकदार कौन होगा इस संपत्ति का? वही हकदार वही ये देखिए मैंने ये जवाब तो आपको दिया निश्चित था। मैंने आपको देखिए ये जवाब तो इसका दिया। कानून तय रिजवान जी, करेगा। मैं हम रिजवान जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा। मेरे पास आपके लिए दूसरा सवाल है। जी 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 रिजवान भाई, ठीक है। वो एक्चुअली एक्चुअली वो भी एडवोकेट है ना, तो रिजवान जी भी जवाब दे सकते हैं और देंगे। एक्चुअली मामला जी, ये है कि अब यही तो विडंबना है हमारे कानून की, कि जिसमें इन मासूम बच्चों का, जो कि जिसमें 5 वर्ष का बेटा था, 8 वर्ष की बेटी थी, 12 वर्ष की बेटी थी और 65 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला थी, उनको मारा। उन्हीं, अगर कानून की बात देखी जाए, उस कातिल के मरने के बाद, अकॉर्डिंग टू धारा 34 रेवेन्यू एक्ट के तहत, जब वो खत्म होगा, अगर उसको डेथ सेंटेंस होता है या कुछ होता है, तो वो सारी संपत्ति उसके बच्चों को जाएगी। और ये कातिल जो कि अक्यूज है अजीत सिंह, इसके बच्चे भी 3 है, ये सारी संपत्ति इसको जाएगी। ये कानून की विडंबना है, या इसकी आप कुछ भी कह सकते हो, जाएगी इसी को। और जिसके लिए कत्ल हुआ, जिसके लिए सब कुछ हुआ, आखिर उसके बच्चे इससे मौज उड़ाएंगे। कितनी कितनी गलत बात है, कितना, क्या क्या कह सकते हैं। अब बताइए, 24 लाख का जो लोन लिया गया था किसान क्रेडिट कार्ड का, उसको चुकाने के लिए केवल ये कत्ल हुआ है। सिर्फ 24 लाख का जो क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, इनकी अजीत सिंह की माता और अनुराग सिंह की माता जो है, इनका ये कहना था, जो गुड़ैचा में जमीन है, इसको बेच के क्रेडिट कार्ड का लोन अदा कर दो। लेकिन ये प्रियंका सिंह, जो कि मृतका है, इनका कहना था कि मैं कुछ नहीं बेचूंगी, और इस संपत्ति में कुछ नहीं बेचूंगी, और लेकिन मैं अदा करूंगी। बस यहां से ये विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद इतना विवाद बढ़ा कि ये इतने नृशंस कत्ल हुए। नहीं, उसके साथ साथ में वो खेती से ठीक ठाक पैसा भी पैदा कर रहे थे अनुराग जी, तो इसमें कोई वो नहीं है। 50, जी जी अनुराग जी, जहाँ अरे तक अगर मेरी अनुराग जी जानकारी गलत बहुत नहीं है, अच्छा। तो 50 लाख रुपए का वो खेती से जी, उन्होंने कमाई की है। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था और चुका सकते थे वो। तो और एक अच्छा खासा कमा सकते थे। उनकी जो वाइफ है, वो भी जॉब कर रही थी, वो भी एक अच्छी पोस्ट पे थी। उनका भी प्लॉट था, पत्नी उनकी थी, जो करगम अपार्टमेंट है, उन्हीं के नाम पर वो प्लॉट था। जो उनकी पत्नी थी, वो बजाज फाइनेंस कंपनी में एरिया मैनेजर थी। अच्छी खासी उनकी संपत्ति थी, अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी बड़ा था। लेकिन जब, जैसे जैसे शशांक जी ने कहा, मुझे अच्छा लगा, शशांक जी ने बहुत अच्छा कहा, टीचर ये कर, अरे टीचर की, शशांक जी, जब टीचर की मानसिकता गिर जाती है, तो वो इंसान नहीं रहता है। जी जी यहाँ पर जर जोरू जमीन, कत्ल के 3 कारण होते हैं। जर जोरू जमीन, यहाँ पर जमीन की वजह से उनकी मानसिकता गिर गई अजीत सिंह की, जिसके कारण वो, फिर आप उनको टीचर अब नहीं कह सकते, वो केवल एक शैतान रूपी इंसान भी नहीं आप कह सकते हैं। जिस व्यक्ति ने एक 5 साल के बच्चे को, 8 साल की बच्ची को और 12 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से मार दिया हो, अपनी माता को मार दिया हो, उसको आप किसी हिसाब से आप उसे सही इंसान नहीं कह सकते। सर, समाज के लिए चिंता की तो यही विषय है। जी अगर जी एक जी जी, शिक्षक ही अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पा रहा है, देखिए शिक्षक तो को दूसरे मारा की गया क्या तो बनाएगा। विद्यार्थी बड़ा नियंत्रित रखता है, लेकिन अगर वो स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पा रहा है, वो भी आके दुनियादारी में फंस जा रहा है, वो उसकी सोच भी डाइवर्ट जी हो जा जी रही है, और वो चंद इस पैसों के लिए, मामले में मतलब आप इस देखिए मामले में जो, इस मामले को लेकर के एक पक्ष ये भी हो सकता है कि सबको मालूम है कि अजीत अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो आखिर जो अभी तरुण गाबा जी का हाँ जो उनकी बाइट आई है, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, तो क्या किसी के दबाव में है? अभी भी अजीत किसी के दबाव में है, जो खुल करके पूरी बात नहीं बता पा रहा है या नहीं रख पा रहा है? इसमें और लोग कोई कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो
एक कह सकते हैं कि वो सामने नहीं आना चाहते हैं, या फिर उसके परिवार को कहीं पीछे से धमकी मिल रही कि अगर आप हमारा नाम लेते हैं या हमें किसी तरीके की फंसाने की वो करेंगे तो आपके परिवार को हम जो है छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके की बात हम कह सकते हैं रिजवान जी। आप चूंकि उस क्षेत्र से हैं, तो जी। इस तरीके की तमाम सारी बातें वहां आ रही होंगी, क्या आप इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाए तो हमें लगता है आधुनिक समाज का ये सबसे विभत्स चेहरा है और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये इस तरीके का कदम उठाया जाना, जैसे आपने बताया कि लोन की वजह रही। लोन रहा हो या प्रॉपर्टी, अंततः सब धन संपत्ति का ही है मामला। लोन भी जो है वो अर्थ से जुड़ी हुई व्यवस्था है, पैसे से ही जुड़ा हुआ मामला है। पूरी तरीके से ये सेंट्रल्ड है, केंद्रित है पूरा पैसे पर मामला, प्रॉपर्टी पर मामला। और इतना ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ का गिर जाना बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोषी जो अभी तक सिद्ध हुआ है वो जेल में है। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो दोषी की पत्नी है विभा जी, उन्होंने भी इसका पूरी तरीके से उससे संबंध विच्छेद करते हुए कहा मैं किसी भी तरीके से उसकी पैरवी नहीं करूँगी। उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर ऐसे लोगों के साथ हमें, आपको और पूरे समाज को ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा जिस तरीके से ऐसी कोई भी घटना भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। और मेरे ख्याल से अगर क्राइम रिकॉर्ड चेक किए जाए तो ये जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की ऐसी घटना होगी जो अद्वितीय होगी। अभी तक इस तरीके की घटना को किसी ने अंजाम नहीं दिया होगा जिसमें अपनी ही माँ को, अपने भाई को, अपने भाभी को और छोटे-छोटे 3 मासूम बच्चों को इससे जघन्य अपराध का अंजाम दिया गया हो। तो खून, अपनों का ही खून अपने बहा रहे हैं। इस पे ये घटना हुई है, निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी, समाज भी दंडित करेगा और प्रशासन जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उसको दंडित करेंगी। लेकिन हमारी और आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी अब ये बनती है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना जन्म लेने पाए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस पे भी सोशल जो एक्टिविस्ट हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं, समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, खासकर जिससे हमारे अधिवक्ता साथी अब्बास जी जुड़े थे, शिक्षक साथी शशांक जी हैं, इन सब की महती भूमिका होनी चाहिए कि इस तरीके की कोई भी घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि बहुत ही दुखदायी है। हम और आप सिर्फ जब दुख प्रकट कर सकते हैं तो उस परिवार से पूछिए जिसपे ये बीती होगी, या उन मासूम बच्चों का जब दम निकल रहा होगा, जिस्म से रूह जुदा हो रही होगी, तो उस समय क्या हाल हुआ होगा उस परिवार का। सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस चीज को बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और उसको लेकर के हम खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हम नहीं चाहते हैं डिबेट ये हो कि वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सरकार का जो एक तरीके से इस पे रवैया होना चाहिए, इसमें सरकार की आप फेल्योर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सरकार इसमें जिम्मेदार है कि नहीं? सरकार जो शासन प्रशासन है वो जिम्मेदार है कि नहीं? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जब घटनाएँ होती हैं तो हर एक चीज़ पे बिंदुओं का हम आकलन करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं और जब घटना होती है, अपराध जन्म लेते हैं, तो अपराध में सरकार का फेल्योर होता है। और मुझे चिंता इस बात की भी बहुत ज़्यादा हो रही कि अगर वो जैसा आगे आपसे जानकारी हुई कि सेकंड के पूर्व। लिए मैं रोकूंगा, 1 सेकंड के लिए मैं रोकूंगा। हो सकता है मेरा ये सवाल वाजिब ना हो, लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ रिजवान जी की जैसे आप वकील हैं, तो मुझे ये जानना है कि अगर किसी के घर में घटना हो रही हो, इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया, तो इसमें सरकार किस तरीके से जिम्मेदार हो जाएगी? नहीं, देखिए, सरकार किसी घटना विशिष्ट जब अपराध होता है, किसी की गवर्नमेंट हो, सरकार जब अपराध होता है, किसी भी तरीके का कोई अपराध कारित होता है तो व्यवस्थाओं पर देखिए सरकार इस तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता सरकार का। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट रखने के लिए प्रशासन इतनी वैसी व्यवस्थाएं करे कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना पुनरावृत्ति होगी या कोई घटना इस तरीके से अंजाम देगा तो उसके लिए सख्त से सख्त सजा के प्रावधान है। तो देखिए, बहुत सारी घटनाओं को सिर्फ हम पुलिस के आप देखिए इंसाफ से रिजवान दूर जी, रखते हैं। सबको पता है कि मर्डर के लिए 302 करके है, ठीक? फिर जरूरत अटेम्प्ट नहीं। मर्डर है 302। सारे गुनाहों के लिए तमाम हर तरीके की धारा, और वो भी नृशंस हत्या के लिए तो फांसी तक का प्रावधान है कि आप फांसी अगर चाहें तो दी जा सकती है।
ये सबको मालूम है कि हर एक क्राइम के लिए उसके लिए एक धारा बनी है और उस धारा के तहत उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है सर। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है देखिए जैसे और कि जी, जैसे एक बात आपने कबूल की कि जब पूर्व मुख्यमंत्री की नातिन का मामला आया, इससे ये चीज होती जब पुलिस एक्शन में आई और उसने पूरे मामले का खुलासा किया, जैसा भी किया वैसा। अब सवाल ये भी तो बनता है कि अगर कोई सामान्य परिवार से किसी का कोई नाना या मामा पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहा है, एमएलए एमपी नहीं रहा है, तो क्या उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिलेगा? ये भी एक बात आती है ना निकल करके कि पुलिस एक्शन में तभी आई जब पूर्व मुख्यमंत्री की नातिन से जुड़ा हुआ मामला होता है, आपने बताया। तो हम ये चाहते हैं जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो सभी के लिए समान रूप से समान होनी चाहिए और है अपने यहाँ समान। तो इसको इस पूर्व तरीके से भी मुख्यमंत्री के देखा साथ जा साथ सकता है में कि फतेह न्याय तो बहादुर सिंह जो पूर्व मंत्री रहे उनकी वो भतीजी है। नातिन या भतीजी, हाँ सॉरी जो भी आपने बताया, नहीं, कोई रिलेशन उनका जो रहा। वीर बहादुर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह है उनकी वो नातिन है और उनकी जी हमको लगता है कि भांजी है कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी हैं भांजी पूर्व भांजी मंत्री है उनकी भांजी। भांजी है। जी, तो जब ठीक है, ये बात ठीक है। सामने निकल करके मामले एक देखिए, फर्जी एंगल निकल करके है तब शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाना शुरू किया और जब कहते हैं दबाव बना तब उन्होंने इसको कहते हैं विद इन 24 आवर्स ये जो गुत्थी थी उसको सुलझाने का प्रयास किया लेकिन ये गुत्थी अभी भी उस तरीके से सुलझ नहीं पाई है सूरज क्योंकि नहीं था। देखिए अगर वो ये यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये मुझे लगता है जैसे आपने बताया वीर बहादुर सिंह की नातिन प्रियंका, मृतक की पत्नी या वो मृतिका कह लीजिए, वो भी मृतक हो चुकी है। उसका अगर अब किसी का कनेक्शन कोई हाई प्रोफाइल नहीं है उसको भी मैंने, और दूसरी एक ये बात जो सबसे पहले पुलिस ने बताया कि अनुराग ने 5 लोगों की हत्या करके अपनी पत्नी, अपनी माँ और 3 बच्चों, फिर खुद को गोली मार ली। इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर इसी बेस पर काम होता तो दोषी बच रहा था। तो दोषी का बच जाना भी क्राइम को बढ़ावा देना है। दोषी को सजा मिले और निर्दोष किसी भी तरीके से किसी भी मामले में ना फंसने पाए, ये भी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की माती जिम्मेदारी बनती है। तो अगर इस आप मामले को उसी एंगल से देखा जाता तो दोषी बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी पिछले जब से 11 मई को जब से सीतापुर में घटना हुई है तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सीतापुर कहीं ना कहीं एक सेकंड में रोकता हूँ अब्बास जी हमसे जुड़ गए हैं। जी जो सर। जो जो घटनाएं जिस तरीके से सीतापुर जनपद में खास तौर पर सीतापुर जनपद में क्योंकि ये वही सीतापुर जनपद है जो 20 अप्रैल को यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में दोनों टॉपर सीतापुर से निकलते हैं। सीतापुर से टॉपर निकलते हैं तो वो पूरे देश में छाया डेफिनेटली। रहता है सीतापुर सीतापुर। चाहे वो प्राचीन निगम को लेकर के हो क्योंकि प्राचीन निगम को लेकर के सीतापुर ज्यादा हाईलाइट रहा और वही जी सीतापुर ठीक 20 दिनों के बाद 11 मई को उस वहाँ ऐसा नरसंहार होता है, इतनी नृशंस हत्या की जाती है कि परिवार के लोगों की 6 लोगों की, कि वो पूरे भारत में बड़ा मुद्दा बन कर के तो कहीं न कहीं आप देखिए कि सीतापुर में इस तरीके की घटनाएँ जो वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी आपने सुना होगा कि कुदाल से पत्नी की जो है उसने हत्या कर दी। तो जी 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 जी। ये 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 घटनाएँ सीतापुर में लगातार हो रही। तो कहीं न कहीं ये जो एक कल सीतापुर ही का हत्या जो हो गई। प्रशासन है, एक कल भी ये हत्या उसका भी एक बड़ा हुई है। फेल्योर है। वो एक जो एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, जो एक डर भय लोगों में होना चाहिए जैसा रिजवान जी बता रहे थे, बिल्कुल। तो वो डर भय डर और भय लोगों में पुलिस नहीं का बना पा रहे। इंकलाब होना चाहिए लोगों के बीच। जी, जी। और गवर्नमेंट सेम उसी तरीके से दोषी होती जिस तरीके से किसी स्टेट, किसी पुलिस स्टेट, कोई थाना क्षेत्र है, अगर वहां पर 1 मंथ के अंदर कोई भी क्राइम नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं होती, तो उसका श्रेय हम किसको देते हैं? उसका श्रेय हम वहां पुलिस स्टेशन ऑफिसर को देते हैं। या किसी प्रदेश में जब कोई प्रदेश होता है, उस प्रदेश में 0 क्राइम रेट अगर आ जाए या क्राइम रेट घट जाए तो उस प्रदेश के मुखिया को हम उसका श्रेय देते हैं, उसका क्रेडिट गोज टू that particular state CM and एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो जब क्राइम ना होने पर हम श्रेय उनको देते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि क्राइम हो जाने पर उसका जो श्रेय लेना भी चाहिए उन्हीं को या उसका फेलियर माना जाना चाहिए। हम फेलियर जी, भी जी। उसका ही मानेंगे। बिल्कुल रिजाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। क्या अगर आप बेनिफिट ले सकते हैं उसकी सफलता का तो असफलता का भी आपको लेना पड़ेगा।
आपको सभी को निश्चित रूप से अगर हम सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं तो असफलताएं और कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाओं के लिए किसी व्यक्ति को नहीं हम दोषी ठहरा सकते। इसके लिए कोई भी घटना होती तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को हम नहीं दोषी ठहरा सकते। पूरा का पूरा मैनेजमेंट उसके वो अलग विषय है, उसमें कोई शामिल ना हो। मैं नहीं कह सकता कि कोई उसमें मिली भगत है या कोई इसमें शामिल है, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है। कोई भी बुद्धिजीवी एक जो सामाजिक व्यक्ति जरा सी भी सामाजिक मूल्यों की उसके अंदर कद्र है, उसकी वैल्यू करता है, तो वो इस तरीके की घटना का अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है। मेरा तो ये मानना है कि अगर इस व्यक्ति की बहुत कायदे से जांच कराई जाए तो ये कहीं ना कहीं अवसाद में रहा होगा। ये मेंटल इसको भी कहा जा सकता है, मेंटल केस भी हो सकता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति से हम इस तरीके असामान्य व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बीच में भी एक ये सवाल रखा था कि जो हमें लग रहा है वास्तव में वो है ही नहीं। आप समझिए कि कितना विरोधाभास है बयानों में। वो अभी बयान दे रहा है कि उसने जो है सुपारी दी थी, कि किसी गैंग को उसने सुपारी दी थी, और लिखित रूप में उसका कोई बयान नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो क्या हो सकता है उसको, उसके परिवार की जान को भी खतरा हो। जो अजीत है, अजीत के परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है कि अगर ऐसी बात आती है तो हम तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये अभी कहते हैं ना कि जिस तरीके से सामने पिक्चर आनी चाहिए उस तरीके से आई नहीं। बाबा जी का आज जो बाइट आई है उसके बाद उन्होंने ये लगा दिया कि ये मैटर अब यहीं क्लोज हो गया है। एक तरीके से जो उनकी जो बाइट है उससे तो यही लगता है कि मैटर ये पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, और जो आरोपी देखिए है वो अभी पुलिस तफ्तीश चल रही गिरफ्तार। है पुलिस की। मेरे ख्याल से भी लास्ट वीक विधि विज्ञान की एफएसएल टीम भी आई, उसने भी सीन का जो है रिक्रिएशन किया है पूरा। और हो सकता है अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग रहें, कुछ और सारे बिंदुओं का पर्दाफाश हो, कुछ और बातें सामने निकल कर आए। ऐसा भी संभव है, इसकी पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान भाई। और अंजनी जी ने जो बात रखी कि मे भी हो सकता है कि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ हो और वो दबाव बना रहा हो अजीत सिंह के ऊपर। तो इसके लिए तो देखिए लोकल पुलिस तो इतना सक्षम नहीं है कि इस चीज को बाहर निकाल सके। इसके लिए तो ये तो उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीसीआईडी तो ही बेस्ट है इसके लिए। और सीबीसीआईडी इसमें कर सकती है इतनी उच्च स्तरीय जांच, ये बाकी किसी के पास नहीं है। तो हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।